हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको प्रश्न कराएंगे 6 जो सेट चल रहा है 2020 का सेट 2 जिसका कोड है 347 WA और HM का जो प्रैक्टिस सेट है अनसॉल्व पेपर है हमारे पास है। आपके पास चाहे किसी भी राइटर का अनसॉल्व पेपर हो, बस आपको कोड याद रखना है 347 WA। अब स्टार्ट होगा छठवां प्रश्न और जिसके खंड है का खा में दो, जो भी खंड है उसके दो प्रश्न दिए जाते हैं। या तो आप खंड का अथवा करिए या का ही कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अनसॉल्व पेपर को पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में चलेगा अनसॉल्व पेपर 2020 का सेट दूसरा और इसका कोड है 347 WA। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न 6 का और पढ़िए हमारे साथ में। क्या है? प्राथमिक अमीन एवं एल्कीन, प्राथमिक अमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विचरण यानी बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके आगे दिया गया एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहलों की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए और एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली बात से। प्राथमिक अमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं तो लिखते हैं। यहां पर लिखने का क्रम क्या होगा? वही पुराना प्रश्न नंबर 6 का और उसके बाद में उत्तर डालेंगे, उत्तर और लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग बनाएंगे प्राथमिक अमीन से प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक अमीन किसे कहते हैं? R सिंगल बॉन्ड NH वाले जितने यौगिक होते हैं वो प्राथमिक अमीन कहलाते हैं। और इसको बनाना क्या है हमें? R सिंगल बॉन्ड OH। बाकी क्या होता है ये आपको रासायनिक अपक्रिया में लिखना है। तो क्या करते हैं? प्राथमिक अमीन को नाइट्रस अम्ल HNO2 को HNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के अम्लीय माध्यम में गर्म करने पर पहले जल निकल जाता है। ये दो हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन तोड़ते हैं तो निकलता है H2O। हो गया। अब बचा एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ देती है और इस नाइट्रोजन के साथ N2 बनाती है और ये मुक्त हो जाती है। अब बचा एक हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन तो बन जाता है अल्कोहल। ये है प्राथमिक अमीन से प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि। तो क्या बोलेंगे? प्राथमिक अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं। नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और H2O और प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया H2O, यहां पर लिख देते हैं। अब दूसरी बात है एवं एल्कीन। एल्कीन में आप एथिलीन, मेथिलीन, प्रोपिलीन कुछ भी ले लीजिए। तो नंबर 2 एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। एल्कीन का सिंबल लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे H2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका एथिलीन। ये क्या है? एथिलीन हो गया। एथिलीन की अपक्रिया हम कराएंगे H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ हम गर्म कर देंगे और H2SO4 को ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिख लें।
दो हाइड्रोजन को ओपन कर लें और ये बॉन्ड को क्रैक कर दें। ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये निगेटिव का, और यहाँ पर ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये H2SO4 का पूरा फंक्शन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना आसान। अब इसके बाद में इसकी अपक्रिया दोबारा कराएंगे तो इसके साथ में हम जल की अपक्रिया करा देते हैं HOH, और बॉन्ड यहां से तोड़ देते हैं एक यहां से, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी उल्टे लिख दिए, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो उल्टे दे दीजिए, ये इसको मिल जाएगा। यानी कि अभिकर्मक का काम करता है, और वो भी कैसे, जैसे उत्प्रेरक हो H2SO4 बाहर हो जाएगा और OH इसी बैलेंसी से जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3 CH2, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं, OH लिख देते हैं, एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एल्कीन, यानी कि वो एथिलीन हो, मेथिलीन हो, प्रोपिलीन हो, दो कार्बन कम से कम हो, तो एथिलीन को हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पुनः जल अपघटन कराने पर, जल योजन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, हाइड्रोजन सल्फेट निकल जाता है। ये हो गई अल्कोहल बनाने की विधियां। अब इसको अल्कोहल मानेंगे तो R ये है पूरा एथिल और ये OH हो गया। तो चलिए इसको रफ करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आगे क्या बताता है, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाएं। तो चलिए इसके साथ रफ करते हैं और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अभिक्रियाएं देनी है, तो पहली अपक्रिया लिखिए, एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया किसकी है, प्राथमिक अल्कोहल के साथ। तो पहली अपक्रिया CH3COOH के साथ अभिक्रिया, ये पहली अपक्रिया है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड है, सॉरी एसिटिक अम्ल नहीं, एसिटिल क्लोराइड है, CH3COCl है। और उसके बाद दूसरी अपक्रिया आपकी है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक अम्ल के साथ है, एसिटिक एनहाइड्राइड के नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH के साथ अभिक्रिया, तो हम लेते हैं अल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल है, और इसकी अपक्रिया करानी है CH3COCl। अब इस अल्कोहल को हम R के स्थान पर कोई चीज ले लेते हैं, जो भी आपको मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, चाहे ब्यूटिल अल्कोहल, बस प्राथमिक अल्कोहल होना चाहिए। तो इसका R को मिटाकर हम लगा देते हैं यहाँ पर C2H5, ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा, और ये अपक्रिया होती है प्रीडीन की उपस्थिति में C5H5N, और इसकी उपस्थिति में होती है माइनस का HCl बाहर, यहाँ पर प्लस लिख देंगे और लिखेंगे सबसे पहले क्या, CH3CO, और बॉन्ड कहाँ से टूटा है, O से, और उससे क्या जुड़ा है, OC2H5। इसका मतलब है ये बन गया एथिल एसीटेट, ठीक है। अब प्राथमिक अल्कोहल में हम दोबारा फिर ले लेंगे C2H5OH, प्राथमिक अल्कोहल है ये, एथिल अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, और उसकी अपक्रिया कराएंगे हम एसिटिक एसिड से, और पुनः गर्म करेंगे इसकी प्रेजेंस में, थोड़ा अम्लीय माध्यम करेंगे H2SO4, तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, H2O। शेष क्या बचा है, CH3CO बचा है, और इधर बचा है OC2H5।
इसका नाम भी बना है आपके सामने, एस्टर बना है, एथिल एसीटेट। ये हो गई दोनों रासायनिक अपक्रियाएं, देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर। अब आगे क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, कहता है एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी लिखने हैं, तो इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर लें और हेडिंग डालेंगे उपयोग। ऐसे ही आप अच्छा करके लिखेंगे तभी आपसे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। अगर एक दो थोड़ा बहुत गलतियां भी करते हैं तो वो आपकी चल जाती हैं, तो यहां पर गलतियों की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल के उपयोग। तो भाई उपयोग लिख दिए ना, दो तीन पहले, शराब में इसका उपयोग होता पहला शराब में, दूसरा बार्निश कॉमा रंजक कॉमा पेंट कॉमा सिहाई आदि के विलायक के रूप में, आदि के विलायक के रूप में। ये लीजिए दूसरा। तीसरा लिखना है तो लिखेंगे जैव नमूनों को परिरक्षित, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखने में, परिरक्षित रखने में। अगला लिखना है तो नंबर 4 लिखिए, CH3Cl क्लोरोफॉर्म कॉमा CHI3 कॉमा आइडोफॉर्म कॉमा CHCl3CHO कॉमा क्लोरल, क्लोरल, ये क्लोरल होता है आदि के निर्माण में। काफी हो गए इतने, आदि के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाता है अथवा। 6 के का अथवा क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनोल के विचरण, यानी क्लोरोबेंजीन से और एनिलीन से आपको फिनोल बनाना है और फिनोल के अभिलक्षण को स्पष्ट करना है। HNO3 व जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। तो चलिए रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं अथवा का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का अथवा रफ करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहो, लाइक करते रहो और स्टार्ट करते हैं का अथवा। नंबर उत्तर लिखेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से सजा सजा कर और लिखेंगे क्लोरो बेंजीन से, बेंजीन से फिनोल, फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है कि बेंजीन के टॉप मोस्ट पर लगा होता है Cl और इसकी अपक्रिया आपको किसके साथ करानी है ये आपको पता नहीं है, तो हम बताते हैं इसकी अपक्रिया आप कराएं CuCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर और 200 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, वायुमंडलीय दाब हो, और इसको गर्म कर दो कास्टिक सोडा के साथ में, और ये NaCl आपका बाहर हो जाता है और ये OH यहीं पर लग जाता है और बनता है फिनोल। ये बनाने की विधि हो गई फिनोल और NaCl बाहर। ये अपक्रिया कहलाती है डाउ प्रक्रम। लीजिए क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन गया। आगे दूसरी सेकेंड नंबर लिखते हैं एनिलीन, एनिलीन से फिनोल, एनिलीन से फिनोल बनाना है तो एनिलीन के टॉप मोस्ट पर सबसे ऊपर लगा होता है
NH2, इस NH2 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, OH में, और लगाना है आपको किसके साथ अब क्रिया कराते हैं, तो ये अब क्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, और किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस अम्ल HNO2। तो ये दो हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को तोड़ देंगे तो आपका बनेगा -H2O, जल बाहर हो जाएगा। एक नाइट्रोजन यहाँ पर इसके साथ गर्म करने पर एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये मिलकर बना देगी N2 और ये गैस मुक्त हो जाएगी। अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा और बन जाएगा आपका फिनोल। ये क्या बन रहा है, फिनोल। ये है फिनोल बनाने की विधि। क्या है, एनिलीन को, यह है एनिलीन और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। नाम लिख दें, बहुत से स्टूडेंट स्ट्रक्चर से नहीं जान पाते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं एनिलीन, और ये आपका बन रहा है फिनोल। ठीक है, अब देख लिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम साइड से हो जाते हैं, नोट कर लें, जल्दी से नोट करें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली बात क्या कहता है, फिनोल के अभिलक्षण को भी स्पष्ट कीजिए। तो फिनोल के अभिलक्षण क्या होते हैं, फिनोल क्या क्या कर सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलक्षण कम से कम 2-3 तो लिखने ही होंगे, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिनोल के अभिलक्षण, हेडिंग बना लेना है, फिनोल के अभिलक्षण। तो फिनोल का एक फार्मूला बन जाता है, उसको फार्मूले के आधार पर लिखेंगे। तो लिखेंगे C6H5OH के लक्षण। लक्षण मतलब होते हैं भौतिक गुण। दे दो सबसे पहला पॉइंट, यह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। अब देखते हैं कैसे देता है। तो लिखते हैं C6H5OH, इसको जल में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा C6H5O फेनॉक्साइड आयन, और बनेगा एक हाइड्रोजन आयन। एक क्या बनेगा, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट। क्या है, लिखेंगे NO2, क्या पहले लिखेंगे OH समूह की उपस्थिति के कारण यह जल में विलय होता है, विलय होता है। OH समूह की उपस्थिति के कारण यह जल में विलय होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड बनाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे नंबर 3। हाँ, आगे लिखेंगे रेसेमिक। क्या लिखेंगे, रेसेमिक प्लस R प्रभाव के कारण इनमें फिनोल में अनुनाद संपन्न होता है और
और इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व आर्थो पैरा व मेटा पर बढ़ जाता है। क्या होता है? रैसेमिक प्रभाव प्लस आर इफेक्ट के कारण फिनोल में अनुनाद संपन्न होता है और इलेक्ट्रॉन का घनत्व पहले ऑर्थो पर बढ़ता है, फिर पैरा पर, फिर मेटा पे। इसीलिए फिनोल क्या करता है? आर्थो मेटा पैरा की इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं संपन्न करता है। तो ये हो गई फिनोल के लक्षण। अब बताता है फिनोल की नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ और जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया करिए। तो इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसको नोट कर लें और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? HNO3 के साथ अपक्रिया। सबसे पहली नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो लिखना है HNO3 से अभिक्रिया। तो लिखो फिनोल की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। कैसे बनेगा? HNO3 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। तो एक ऑर्थो से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक पैरा से और एक मेटा से। ये लीजिए हाइड्रोजन निकल गए और 3 का मल्टीपल यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 इसके और 3 तरह का 9 है, ऑक्सीजन तो 6 तोड़ देगा तो यहाँ पर बन जाएगा 3H2O, यानी कि 3 तरह का 9 में कितनी ऑक्सीजन निकल गई? 3 निकल गई। शेष क्या बचे हैं? NO2 तो एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, क्लोरोबेंजीन लिख दिया फिनोल की जगह पर। तो इसको हम इसी प्रकार से जोड़ देते हैं, तो OH और यहाँ पर लगाते हैं NO2 और फिर यहाँ पर लगाते हैं NO2 और फिर यहाँ पर लगाते हैं NO2। तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। 1, 2, 3 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। अब इसके बाद में आ जाती है किससे अपक्रिया करानी है? जिंक चूर्ण से। तो नंबर 2 जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। तो जिंक चूर्ण से अपक्रिया करेंगे तो फिनोल के टॉप ऑफ मोस्ट पर लगाएंगे OH, ऐसे लगा दो। और क्या करेंगे? जिंक चूर्ण डालकर सिर्फ गर्म कर देंगे और गर्म करने पर क्या होगा? ये जिंक इस ऑक्सीजन को छीन लेगा तो बेंजीन बनेगी, केवल बेंजीन। ये हाइड्रोजन इसी के अंदर इंटर हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और आपकी बनेगी C6H6। ये क्या बन जाएगी? बेंजीन। और आपका क्या निकल जाएगा? ZNO। हल हो गया। लीजिए, इतने आसान होते हैं पेपर, बेकार की टेंशन लेकर घूमते हैं। क्या होना है? देखिए कितने आसान होता है पेपर को हल करना। पिछला वाला देखा था कितना आसान था, ये देखिए कितने आसान है। अगला देखिए क्या होता है जब एल्डिहाइड को निम्न के साथ अपक्रिया। टॉलेन अभिकर्मक है, HCN है, सोडियम सल्फाइड है, फेलिंग अभिकर्मक है, इतने और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इनके साथ अपक्रियाएं करानी है एल्डिहाइड की, कुछ नहीं होता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस हिसाब से हमने पढ़ाया है गारंटी ले लें कि 95 मार्क्स जरूर आ जाएंगे आपके, जरूर हो जाएंगे। तो इसी बात पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, इसी बात पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का खा। 6 का खा स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? क्या होता है जब, क्या होता है भाई जब किसके साथ गर्म क्रिया किया जाता है? एल्डिहाइड। तो हम एक एल्डिहाइड लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड CHO वाले जितने यौगिक होते वो एल्डिहाइड कहलाते। या इसको ऐसे लिख सकते हो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये भी एल्डिहाइड लिखा है, ये भी एल्डिहाइड लिखा है। तो पहली अपक्रिया आपको किसके साथ करानी है? टॉलेन अभिकर्मक। तो स्टार्ट करिए पहली अपक्रिया नंबर 1।
टॉलेन अभिकर्मक Ag2O, यही कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। गर्म किसके साथ किया जाएगा, Ag2O। तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये ऑक्सीजन इसी के साथ चला जाएगा और इसको सिर्फ गर्म करना है। तो क्या बन जाएगा, RC OOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आपका क्या निकल जाएगा, 2Ag, यानी कि काला अवक्षेप प्राप्त होगा, काला सिल्वर प्राप्त हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अब दूसरी अपक्रिया आ जाती है हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया नंबर 2 HCN से अभिक्रिया करिए, HCN से अपक्रिया क्या होगी, फिर लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H और हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, इसको गर्म करते हैं और यहाँ पर बॉन्ड टूट जाता है, ये OH बन जाता है, एक CN बन जाता है। तो लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर साइनाइड लग जाएगा, ये होता है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लीजिए साइनोहाइड्रिन बन गया, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। नंबर 3, लीजिए इतनी आसान अपक्रियाएं आती हैं और बेकार में टेंशन लेकर घूमते हैं, नहीं होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। फिर योगात्मक अपक्रिया होगी सोडियम बाइसल्फाइड से अपक्रिया, NaHSO3 से अभिक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और लिखते हैं NaHSO3। अब इसको हम देखिए कितने स्टाइल से लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, सोडियम यहाँ ले लेते हैं, इसका एक बॉन्ड तोड़िए जैसे हाइड्रोजन साइनाइड में किया, इसका भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन इससे OH बना दीजिए, ये बॉन्ड नीचे लटक जाएगा तो ये लटक जाएगा, यहाँ पर लटक गया तो भटक गया और काम बन गया अपना NaSO3। इसका नाम होता है एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड, इसका नाम है एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड। ये बन गया आपका एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड। अब बच गई हैं 2 अपक्रियाएं, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, उसके बाद में बचा है आपका फेलिंग अभिकर्मक। तो चलिए रफ करते हैं और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। RMgX से अपक्रिया, 2 को बस रफ कर लीजिए और यहां पर ये एल्डिहाइड का सिंबल भी रफ कर दिया है। तो नंबर 4 अपक्रिया आपकी है, नंबर 4 RMgX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। चलिए करते हैं, वही एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड से ही करानी है। तो एल्डिहाइड लिख लिया, उसके बाद RMgX लिख लिया और ये अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है और एक बार होती नहीं है, 2 बार करानी पड़ेगी। देखिए पहले क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का बॉन्ड टूट गया, क्योंकि एल्किल जो एल्केन लगा है इसकी विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से अधिक होती है, क्योंकि एल्किल में CH3 होगा। नॉर्मल बात है, कार्बन और मैग्नीज यहाँ है तो कार्बन यहाँ है, तो बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, उल्टे चिपका देने हैं, उल्टे चिपका देने। R आ जाएगा यहाँ पर और MgX इससे जुड़ जाएगा। तो लिखते हैं RCO, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, MgX, और यहाँ पर पहले से ही H है और यहाँ पर R, डबल R हो गए। इसकी रिएक्शन पुनः कराते हैं वाटर के साथ, HOH,
माइनस का, ये प्लस का होगा, ये बॉन्ड क्रैश होगा तो यहाँ पर भी बॉन्ड क्रैश होगा। अब आप कंफर्म कर सकते हैं किस पर माइनस होगा और किस पर प्लस। मैग्नीशियम की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन R को दोनों को इस तरीके से लिखते हैं, ये होता है आइसो और CH, क्योंकि CH को अंदर ले लिया और O ऊपर लगा है, उससे जुड़ रहा है हाइड्रोजन, ये अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनता है। और ये बना है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक अल्कोहल। अब इसको नीचे वाले को रफ कर देते हैं, और शेष में क्या बचा है? बचा है MgX और आधे बॉन्ड के साथ, तो MgX आधा बॉन्ड है तो इससे OH लगा दें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बचा है, कट गया। ये लीजिए अब क्रिया हो गई RMgX से। शेष बची है फेहलिंग अभिकर्मक से अब क्रिया नंबर 5, CuO को कहते हैं फेहलिंग अभिकर्मक से अब क्रिया। तो यहां पर आगे लिख लीजिए फेहलिंग अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो क्या होता है फेहलिंग अभिकर्मक? CuO होता है, तो हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड से ही करानी, एल्डिहाइड ले लीजिए। तो हम कहाँ पर ऑक्साइड को फेहलिंग अभिकर्मक कहते हैं, इसको गर्म कर देंगे और इसके आगे 2 का मल्टीपल करते हैं। 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन इसके बॉन्ड को तोड़कर यहाँ लग जाती है, तो बनता RC डबल बॉन्ड O और OH हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन इसकी यहाँ आ गई। बचा क्या शेष? Cu2, 2 कहाँ पर बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, ये बनता लाल PPT, ये लाल रंग का है, और ये बना कार्बोक्सिलिक अम्ल। नोट कर लो अपनी कॉपी पर। इस प्रकार से अपक्रियाएं होती, 5 अपक्रियाएं होती हैं। क्या होता है जब? कुछ नहीं होता है जब आप जानते हैं तो कुछ नहीं होता है, बस आसान होता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब आसान होता है। ऐसे ही पढ़ते रहें, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और जो भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं वो A to Z देखें। ये नहीं कि स्किप करते चले जाएंगे तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई के समय भी हमने ये कहा था कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, स्किप करके बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए हमने कितनी रिएक्शन कराई, बहुत सारी अपक्रियाएं कराई थी, तब जाके आपको इतना बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो भी स्टूडेंट हमारे नए देख रहे हैं चैनल को, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि ये धुआंधार वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 में जो भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया उसके बाद यही बचा है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हैं, कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, या कि फिर बड़े लेवल मतलब है कि सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कि कहीं बाहर से आएगा। आना तो कहाँ से है? NCERT से। NCERT के सिलेबस को तैयार करिए, इससे बाहर जा ही नहीं सकता प्रश्न आपका। आप अनसॉल्व 2 साल के हल कर लीजिए, सन 2019 और 20 का, और रिड्यूस सिलेबस को हटा दीजिए, उसी में से 101% आपका 99% फंस जाएगा पेपर। तो आप तैयार करें ऐसे ही। अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो सॉल्व कराना हम सिखा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो अब आते हैं, इस प्रश्न का एक अथवा खंड बाकी है, तो अब अथवा को स्टार्ट करेंगे, प्रश्न 6 का अथवा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न 5 का खा और उसका अथवा। प्रश्न 5 का खा में अथवा में क्या है? क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नंबर 1 R सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल से करनी है, नंबर 2 है NH3 अमोनिया से, नंबर 3 है PCl5 से, नंबर 4 कास्टिक सोडा से, और नंबर 5 फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तथा लाल फास्फोरस तथा जल की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 5 का खा। प्रश्न 6 का खा। 6
खा और अथवा का प्रश्न है ये, अथवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। या इसको ऐसे लिखेंगे, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपक्रिया नंबर 1, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच से अपक्रिया, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल से अपक्रिया। तो आर सिंगल बॉन्ड ओ एच सी डबल ओ एच से अपक्रिया करानी है, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच से, और इसका जल अपघटन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा, वाटर बनेगा H2O, और शेष जो भी बचा वो आप लिख दें RCO, और यहाँ पर क्या बचा OR, तो O से जोड़ेंगे और R पर लगा देंगे डैश। ये एस्टर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। पहली अपक्रिया सॉल्व हो गई। दूसरी है अमोनिया के साथ अपक्रिया नंबर 2। बहुत आसान अपक्रियाएं हैं। NH3 से अभिक्रिया। तो चलिए लिखते हैं RC डबल बॉन्ड और सब RCOOH, और अपक्रिया करानी है NH3 से, और ये अपक्रिया होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में। 300 डिग्री सेंटीग्रेड का लगभग तापमान होता है। तो यहाँ पर OH और इसका एक हाइड्रोजन वाटर बना देता है H2O, और बचा क्या आपका CH3CO RCO, इसे बोलेंगे CH3CO लिख सकते हैं। तो एल्केना हो गया, और यहाँ पर लग गया NH2 एल्केना माइड, एल्केनामाइड माइड। अब इसी के स्थान पर हम R की जगह पर अगर CH3 ले लें और CO तो पहले से NH2, तो ये हो जाता है आपका एसीटामाइड, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एल्केनामाइड या एसीटामाइड प्रोपेनामाइड में बदल जाते हैं। अगली अपक्रिया है PCl5 से अपक्रिया नंबर 3। लीजिए PCl5 से अपक्रिया, लिखिए PCl5 से अभिक्रिया। ठीक है, PCl5 से कराते हैं। तो RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे ये अपक्रिया करानी है PCl5। अब 5 ज़्यादा हो जाते हैं PCl5, इसको गर्म करेंगे तो हमें टुकड़ों में तोड़ना होगा। पहला ये हाइड्रोजन, इसके साथ एक Cl ले जाएगा, तो आपका बन जाएगा पहला HCl। अब ये ऑक्सीजन टूट जाएगी और इतना एल्केना RCO एल्किल, और एक क्लोरीन इसको ट्रांसफर हो जाएगा CO को, तो ये अम्ल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्ल हैलाइड। इसका मतलब होता है कि आप लिख सकते हो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और बचा क्या? O, और यहाँ पर बचे हैं 3, एक Cl दे दिया RCOCl को, एक हाइड्रोजन क्लोराइड को, एक बचाया POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस हाइपोट्राइक्लोराइड। ये अपक्रियाएं होती हैं। अब आ जाती है किसके साथ अपक्रिया? कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया। तो लिखते हैं नंबर 4 NaOH से अभिक्रिया। तो NaOH की कराएंगे RCOOH, और इसकी कास्टिक सोडा से अपक्रिया कराएंगे तो जल अपघटन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? H2SO4। तो इसका OH नहीं, हाँ, इसका OH और इसका हाइड्रोजन मिलकर वाटर को निकाल देता है, जल अपघटन हो जाता है। बचा क्या है यहाँ पर? ONA और इसका RCO, और बचा क्या आपका यहाँ पर? ONA। तो ONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर बोल सकते हैं आप, जैसे बनता है आपका एसीटेट, तो सोडियम एल्कोनेट बन गया ये। अगर हम आप लिखेंगे तो यहाँ पर अगर CH3 ले लें
तो CH3COONA, ये इतना होता है एसीटेट, तो ये सोडियम एसीटेट, तो इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोनेट बन गया आपका। ये हो गई आपकी 4 अपक्रियाएं। पहली अल्कोहल से थी R सिंगल बॉन्ड OH, फिर अमोनिया से थी, फिर PCl5 से थी, और फिर उसके बाद में किससे थी अपक्रिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे CH3CO, तो ये भी एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर CH3 बदल दो, चलिए बदल देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका मेन रूप दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए एसीटामाइड बन गया। यहाँ पर R बदलते हैं, CH3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर अगर बदलते हैं तो एसिटिक अम्ल बन जाता, सोडियम एसीटेट बन जाता है ना। बस R को चेंज कर दिया, यहाँ R लिया था, R को हटा दीजिए, एसिटिक अम्ल लिख लीजिए। ये पहला क्या होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गई आपकी 4 अपक्रियाएं। एक लास्ट अपक्रिया रह गई है, हमें लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में करानी है अपक्रिया, तो चलिए इसको रब करते हैं और लास्ट अपक्रिया को लिखते हैं। चलिए इसको रब कर दिया, नोट कर लिया होगा आपने, साथ में नोट करते चले तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम समझाते चलते हैं रिएक्शन को, हर एक रिएक्शन को बताते हैं। लास्ट अपक्रिया क्या है आपकी? अंतिम किसकी प्रेजेंस है? लाल P, और किसकी है? H2O। किसके साथ करानी है? हैलोजन के साथ, तो RCH2COOH बड़ा थोड़ा ले लें, और किसकी? अब इसको थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि हैलोजन नहीं डाला, तो यहाँ पर लिख दें X2, और प्रेजेंस आपको पता है, आपके एक पेपर में दी गई है, लाल P और जल की है, लाल फास्फोरस। तो ऐसी कंडीशन में ये कार्बन होता है अल्फा, ये होता है बीटा, आगे बढ़ेंगे तो गामा। तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन पृथक होकर हैलोजन से हटा देगा, तो HX आपका पृथक हो जाएगा, HX अलग हो जाएगा, और एक बचा हुआ हैलोजन यहीं लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCH सिंगल बॉन्ड X और COOH। इसका मतलब है अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसको सही रूप दे लें तो ऐसे लिखें CH3CH2COOH, ये है आपका प्रोपेनोइक अम्ल। अब क्रिया किससे करा दो आप? क्लोरीन से। वही आपका लाल P, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, और H2O की उपस्थिति में। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा और निकल जाएगा, तो बनेगा आपका CH3। CH पर एक Cl लटका देंगे, 2 क्लोरीन में से एक इसी पर लटक जाएगा, और COOH, और आपका निकल जाएगा प्लस में HCl। इसका मतलब है अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गई आपकी अथवा वाले क्वेश्चन की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट कर लें, हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और आगे आते हैं, रब कर देते हैं इसको। चलिए अब हटाते हैं इसको, और वीडियो को लाइक करते रहें। जब तक हम रब करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए ये रब हो गया, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसीलिए हम हट जाते हैं। ज़्यादा समय तक रुके रहेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा वीडियो में। प्रश्न नंबर 7 आ जाता है आपका, क्या है? प्रश्न 7, और इसका पहला प्रश्न क्या है? का फर्स्ट प्रश्न है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि बताइए। PCP4 को क्लोरीन के साथ गर्म कर दें तो क्या बनेगा? PCl3। तो कितने चाहिए हमें? 4 फास्फोरस हैं, और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 6 का। तो हमारा ये टॉपिक हटा दिया गया, PCl3, PCl5 और PH3 यानी फास्फीन, 1 2 3 ये टॉपिक हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। कोविड-19 जो आपका महामारी आई थी यहाँ पर अपने भारत और पूरी संपूर्ण दुनिया में, जिससे प्रभावित किया था, जिसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, उसमें ये टॉपिक हटा दिए गए, PCl3, PCl5 और फास्फीन।
ये सब हटा दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये 3 नंबर का था, ये फेरस सल्फेट और तारपीन के साथ क्लोरीन की होने वाली अपक्रियाओं को लिखिए। तो चलिए क्लोरीन की अपक्रिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आपको हल करना होगा। फेरस सल्फेट क्या होता है, सबसे पहली अपक्रिया है Cl2 की FeSO4 से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, तो करते हैं FeSO4 में हम थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेते हैं H2SO4 और क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्लोरीन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बना देते हैं 2HCl। लेकिन अगर आगे फेरस सल्फेट एक बन गया, एक और बचा, तो FeSO4 यानी कि FeSO4 नहीं लिखते हैं, FeSO4 का होल थ्राइल लिखते हैं। तो 2 का मल्टीपल यहां पर कर लेंगे, तो 2 सल्फेट ये एक, ये तो कितना बन जाएगा Fe2SO3, ये आपका बनता है फेरिक सल्फेट। और ये क्या था आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और क्लोरीन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड पृथक हो जाता है और फेरिक सल्फेट Fe2SO3 का होल 4 प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर सल्फेट 2 और 1 3 मिल गए, 2 हाइड्रोजन ने क्लोरीन से रिएक्शन की और अलग हो गए। अब किसकी अपक्रिया है, नंबर 2 क्लोरीन की तारपीन, जिसका फार्मूला होता है C10H16 से अभिक्रिया। बहुत आसान अभिक्रिया, सिर्फ गर्म करना है। तो C10H16 में क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो कार्बन पृथक हो जाता है। कितने कार्बन है, 10 कार्बन अलग हो जाते हैं। बचा क्या आपका 16 हाइड्रोजन। इसको कैसे पूरा करेंगे, 8 का मल्टीपल लगाइए, 16 क्लोरीन 16 हाइड्रोजन, तो बन जाएंगे 16 HCl, 16 HCl बनता है। ये होती है, ये तारपीन का तेल है, तारपीन का तेल। इससे अपक्रिया कराते हैं तो कार्बन प्राप्त होता है, हमें केवल कार्बन। अगला क्वेश्चन फिर इसी बात पर है कि वो हटा दिया गया। याद रखें, संपर्क विधि द्वारा जितनी भी सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रयोग लेबोरेटरी मेथड है चित्र वाली, वो सब हटा दी गई है, बस उसके रासायनिक गुण सम्मिलित हैं। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत और इसके नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां से लेकर जितना मंडल लाइन करते हैं, ये बात रिड्यूस कर दी गई है आपके सिलेबस से। आपको जो गवर्नमेंट ने PDF प्रोवाइड कराया है वो आप देख लें, तो उसमें दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल की जो अपक्रियाएं प्रयोगशाला और औद्योगिक विधियों में जो आपके चित्र बड़े बड़े से दिए गए हैं वो सब हटा दिए गए हैं। तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत लिखिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, इतना हट गया। अब केवल इसके रासायनिक गुण में क्या बचा है, H2SO4 की कॉपर धातु से अपक्रिया। तो चलिए हम एक अपक्रिया आपको बता देते हैं, यही एक क्वेश्चन रह गया इसके अंदर। अब ये अपक्रियाएं आ सकती हैं किसमें, जो ये अपक्रियाएं हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, क्या होता है जब, क्या बनेगा, कैसे प्राप्त करेंगे, जो अपक्रिया क्वेश्चन आते हैं उनमें आएगा। तो H2SO4 की जब अपक्रिया कॉपर धातु के साथ कराते हैं तो CuSO4 बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब रीजन आ जाता है कि CuSO4 बना, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल करिए, 2 चाकू 8 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 सल्फेट हैं, 1 कॉपर के साथ चला गया, 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर 4 कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन ने 2 ऑक्सीजन तोड़ी, जल बना लिया, और 1 SO2 गैस मुक्त होती है, तो 1 सल्फर 2 सल्फर 2 सल्फर हो गए पूरे। कॉपर 1 था तो CuSO4 बन गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा ली है, तो 1 सल्फर डाइऑक्साइड और पूरी कंप्लीट अपक्रिया हो गई। ये अपक्रिया आपकी शामिल है। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 का क्या बचता है,
इसका खंड आपका अब करना है 7 का खा और उसका अथवा खंड करना है। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का खा आपको खंड पूरा करना है। उसमें जो भी अगर सिलेबस में है तो करेंगे, सिलेबस में है तो नहीं हल करेंगे, क्योंकि फालतू का बोझ नहीं लादना है आपको। तो इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसको रफ कर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन का तो हो चुका है। खा में अब आ जाते हैं। क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूहों कॉमा 1 एल्डिहाइड समूहों और 1 कीटोनिक या कार्बोनिल समूहों के होने की अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 का खा तो हो चुका है। अब 7 का खा लिखना है। खा लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे। बेकार्बनिक लिखते चलिए साथ में मेरे। बेकार्बनिक यौगिक जो जल में अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1, 1:2:1 होता है तथा जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। परमाणु उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लिख लीजिए जो बात हमने लिखी है। इतनी बेहतरीन परिभाषा है। कैसी है? जैसे यहां पर एकदम धुआं सा उड़ गया हो। बेकार्बनिक यौगिक जो जल में अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है तथा जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। नंबर दूसरा C6H12O6 फ्रक्टोस। ये सभी क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोस। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोस होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन।
ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। अब कह रहा ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं और इसकी अपक्रियाओं को स्टार्ट करते हैं। तो इसको रब करते हैं और अपक्रियाएं लिखते हैं। चलिए एक एक अपक्रिया करते हैं, इसको रब कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो सबसे पहली हेडिंग बना लेते हैं OH समूह से अपक्रिया, समूह से अपक्रिया या समूहों से अपक्रिया। अभिक्रिया। तो सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं और ग्लूकोज को इस प्रकार से लिखते हैं। ये फिशर की संरचना है। पांचों OH को ओपन कर लेते हैं। CHOH, CHOH और CH2OH, पांचों हो गए। और इसकी अपक्रिया करा देते हैं CH3COCl से, गर्म कर देते हैं एसिटिल क्लोराइड से। ये पुष्टि कर देगा कि इसमें 5 OH समूह हैं, ये पुष्टि कर देगा। देखिए कैसे, 5 का मल्टीपल लगाते हैं और ये पांचों हाइड्रोजन इस H के साथ में टूट जाते हैं और बनाते हैं प्लस का 5HCl। और जो कंपाउंड बनता है वो आपका बना, सबसे पहले लिखते हैं एल्डिहाइड, उसके नीचे CHO, थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि जगह मिल जाएगी। CHO, इतना ही बचा, CHO और CH2O। अब यहाँ पर जो यहाँ बचे हुए हैं उसको जोड़ते, कहाँ से बॉन्ड टूटा है? O से। तो O, उसके बाद CH3, हर किसी में इतना पॉइंट लगाकर आप लिख दें OCCH3, पॉइंट OCCH3, पॉइंट OCCH3, पॉइंट OCCH3। ये आपका हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हो गया। ये ग्लूकोज की अपक्रियाएं हो गई। पहली अपक्रिया हो गई 5 OH समूह से अपक्रिया। तो क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर या अपक्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है और ये Cl पृथक हो जाता है। ये हो गई। अब बता रहा है OH समूह से अपक्रिया यानी टॉप वाले से। तो इसको रब करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए हम रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो चलिए इसको रब करते हैं और इसको यहीं से देखते हैं। रब कर दिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को। अब नेक्स्ट अपक्रिया यहाँ पर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CHO समूह से अपक्रिया। तो यहाँ पर देखिए एक जैसे कितने हैं, 1 2 3 4। तो इनको हम रब कर देते हैं और CH2OH को इसे बना देते हैं और इसका कर देते हैं होल 4। ये भी आपका ग्लूकोज ही लिखा है। और किससे अपक्रिया कराएंगे? OH। तो हम करा देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। नहीं, आप करा दीजिए इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करा दें। और किसकी उपस्थिति में? HNO3 की उपस्थिति में। तो ये एल्डिहाइड समूह से अपक्रिया जैसे ही करेगा, इसको ऐसे खोल देते हैं तो ये ऑक्सीजन यहीं पर जुड़ जाएगी। तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और CHOH का होल 4 और यहाँ पर लिख देंगे CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। ये लीजिए बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ये हो गई किससे? एल्डिहाइड समूह से अपक्रिया। अब बता रहा कीटोन समूह से अपक्रिया करनी है तो इसको रब कर देते हैं या बाद में लिखते हैं। अब कीटोन समूह को ओपन कर लिया, हाइड्रोजन इधर ले लो और CHOH को होल 4 लिखिए और CH2OH लिख दीजिए और लिख देंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। लीजिए इसकी पुष्टि हो गई। तो इसका ये B एडिंग थी, अब C एडिंग है कि कीटोन समूह से अपक्रिया, कीटोन समूह से अपक्रिया। अब ये कीटोन हो गया समूह। अब इससे अपक्रिया करानी है तो हाइड्रोजन यहाँ पर टूट जाएगा, एक इसे ये OH मिल जाएगा, OH बन जाएगा और ये CN बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं OH
और ये Cn, ये यहाँ पर हाइड्रोजन CHOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम होता है ग्लूकोस साइनोहाइड्रिन। है ना आसान? कितना आसान होता है। 5 नंबर के लिए तो आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। 2 नंबर वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 5 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। जैसे अगला है, आप देखिए ये हो गई पांचों क्रियाएं। आप स्टार्ट करेंगे अथवा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए, लेकिन अभी ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर भी पूछ रहा है। तो चलिए इसको रब करते हैं और यहां पर लिखते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर। चलिए इसको रब करते हैं। हाँ, क्या लिखेंगे? ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर। तो चलिए 1-2 अंतर लिखने हैं केवल, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक तरफ लिखो C6H12O6 और सुक्रोज का C12H22O11, ये सुक्रोज होता है। तो लिखेंगे यह जल अपघटित नहीं होता है, नहीं होता है। यह जल अपघटित नहीं होता है, पुराना लिखेंगे यह जल अपघटित होकर सैकेराइड बनाती है। ठीक है। ग्लूकोज, इससे क्या अंतर लिखना है? यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ये लिख गए दूसरा अंतर। नंबर 1, नंबर 2 और इसका नंबर 1, नंबर 2। और कितने लिखने हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना है, सुक्रोज में इतना ही अंतर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर खाका अथवा अमीनो अम्ल की परिभाषा। अथवा यहाँ पर लिख दो, अथवा। सबसे पहले आप लिखो एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। तो क्या लिखेंगे? बे नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें एक NH2 एमीन समूह, एमीन समूह तथा एक सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सी समूह उपस्थित होता है, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए
अति आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे R सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर लगा हो NH2 और COOH, ये अमीनो अम्ल है। और अल्फा अमीनो अम्ल इस पर लगा होता तो NH2, ये हो जाता बीटा अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल की परिभाषा को उतार लीजिए। वे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें एक एमीन तथा एक COOH कार्बोक्सी समूह उपस्थित होता है, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ये हो गई अमीनो अम्ल की परिभाषा। अब प्रोटीन की परिभाषा यहां पर लिखेंगे। प्रोटीन रफ करते हैं, फिर यहां पर ऐसे लिखेंगे, इसको रफ करते हैं। ये अमीनो अम्ल हो गए। एक एग्जाम्पल दे दिया, 1 नंबर के लिए काफी है। तो लिखते हैं प्रोटीन, लिखेंगे बे उच्च अणु भार वाले कार्बनिक, बे उच्च अणु भार वाले कार्बनिक यौगिक, बे उच्च अणु भार वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अतिरिक्त सल्फर व आर्सेनिक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, वे उच्च अणु भार वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अतिरिक्त सल्फर और आर्सेनिक के तत्व उपस्थित होते हैं तथा जिनका अणु भार 10,000 से 1,00,000 तक होता है। प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं वास्तव में प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ठीक है, वास्तव में अल्फा अमीनो अम्ल के वास्तव में प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब बता रहा प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, तो स्रोत हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे स्रोत। सबसे पहले नंबर 1 सोयाबीन। ठीक है, उसके बाद में सोयाबीन में होती है 54%। फिर लिखेंगे मांस 22%, अंडा 18%, उसके बाद में दाल 14%, उसके बाद में आप लिख सकते हैं गेहूं 8% प्रोटीन उपस्थित होती है। ये मुख्य स्रोत है
ठीक है, 1 2 3 4 5 स्रोत दे दिए। उसके बाद स्रोत एवं शरीर में इसके प्रकार यानी कार्य बताइए। तो कार्य क्या है, प्रकार हेडिंग बनाइए। कार्य नंबर ए, प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होती है। पहला पॉइंट हो गया, प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत में सहायक होती है। नंबर 2, यह उपापचयी क्रियाओं में सहायक होती है। नंबर 3, यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। अब लास्ट लिखेंगे नंबर 4, प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जो अब यहाँ से लिखे देते हैं, जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। जैसे पेपर सोल्व किया जाता है वैसे ही हम लिखे दे रहे हैं आपके लिए। फिर भी आप अगर नंबर कम लाते हैं तो फिर ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात होगी। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होती है, उपापचयी क्रियाओं में सहायक होती है, यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। 10 अल्फा अमीनो अम्ल। अब आ जाता है प्रोटीन के व्यतिकरण को स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम रब कर देते हैं, ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए रब करते हैं। प्रोटीन का व्यतिकरण, हेडिंग डाल लेंगे प्रोटीन का व्यतिकरण और टॉपिक को एंड करते हैं और आपका अनसॉल्व पेपर खत्म। प्रोटीन का व्यतिकरण ठीक है। हाँ, लिखेंगे प्रोटीन को जल अथवा किसी विलायक में घोलने पर या ताप देने पर हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और प्रोटीन की कुंडलित संरचना
खुलकर एक रेखीय संरचना बन जाती है। यह प्रक्रिया प्रोटीन का व्यतिकरण कहलाती है। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार नई सेंटेंसों से नया पॉइंट लिखेंगे। प्रोटीन को जल अथवा किसी विलायक में घोलने पर या ताप देने पर हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और प्रोटीन की कुंडलित संरचना जो ऐसे ऐसे कुंडलित संरचना होती है वो खुल जाती है। कैसा होता है प्रोटीन का व्यतिकरण? देखिए, खुल जाती है और एक रेखीय संरचना बन जाती है, तो ये कहलाता है प्रोटीन का व्यतिकरण। जैसे प्रोटीन की संरचना इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे प्रोटीन घूमी हुई है, ऐसे ऐसे, और जैसे इसे हमने जल में घोला तो ये संरचना ये ऐसे हो गई सीधी सीधी, यानी कि हाइड्रोजन बंध खुल गए। जैसे हम उदाहरण देते हैं, उबला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा, ये क्या होता है? प्रोटीन का व्यतिकरण होता है। प्रोटीन उसमें सीधी सीधी संरचना में हो जाती है, एक रेखीय संरचना बनाती है। तो चलिए, अब खत्म हो गया आपका अनसॉल्व पेपर WA दूसरा सेट पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ अगले अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 3 में मिलते हैं, और कोड जो भी हो WC WA WB कुछ भी हो। तो कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनसॉल्व पेपर के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।